कह रहे थे आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ, लेकिन समय अनुसार अब बदलते हुए पेरेंट को तुम भगवान हो, हम ब्रह्मास्मि याद रखो, ब्रह्मा तुम हो, रचनाकार तुम हो, खुदा खुद वर्ड से खुदा बनाया ना, एक डंडा ही तो लगा है। कि बच्चा है वो, और कैसे लड़की कैसे गाना गाएगी, उसके भाव क्या होंगे, उस किस तरह से नाचेगी। माहौल में अच्छे विचार के साथ बनाया जाए तो उसका स्वाद बहुत अच्छा नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू रोड के मनमोहनी वन में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में चल रहे एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आप जानते हैं कि एक मुलाकात कार्यक्रम में हर बार हम एक नए मेहमान से आपकी मुलाकात कराते हैं। आज जो मेहमान हमारे साथ हैं वो हैं ICAR के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल डॉक्टर रविंद्र कुमार जी। आइए उनसे मुलाकात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है नमस्कार। कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं और भारत तो वैसे भी कृषि प्रधान देश कहा जाता है। हमारे यहाँ की लगभग 75% से 80% तक लोग कृषि भाग से जुड़े हुए हैं। तो कृषि जो हमारे देश का एक मूल भाग है, जहाँ से अन्न आता है, इस विषय में आप क्या विशेष करके कहेंगे? इस विषय में मैं थोड़ा इतिहास की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। आज़ादी के बाद और 60 के दशक में जी। जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री लाल बहादुर शास्त्री जी थे, उन्होंने एक संदेश दिया था, जय जवान जय किसान, और साथ ही भारतवासियों से अनुरोध किया था कि एक सप्ताह में एक बखत का उपवास रखें, जिससे कि सभी को भोजन प्राप्त हो सके। उस समय हमारे यहाँ अन्न की बहुत कमी थी। सन 70 के दशक में भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति आई और उसके साथ ही ये परिस्थिति उत्पन्न हुई कि आज न केवल भारत अपने 120 करोड़ या उससे ज़्यादा लोगों को खाना खिला सकता है, बल्कि दूसरे देशों में भी फूड आइटम्स को निर्यात कर सकता है। इसमें भारत के कृषि विश्वविद्यालय, कृषि वैज्ञानिकों और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का एक विशेष योगदान है। कृषि वैज्ञानिकों के अथक प्रयासों की वजह से हमने इस तरीके की वैरायटीज डेवलप की जो अधिक उत्पादन कर सकती हैं। जो 60 के दशक में सेब सिर्फ बीमार लोगों के लिए खरीदा जाता था, आज ये आम पब्लिक को उपलब्ध है। बिल्कुल। ये सब चीजें भारत में कृषि की प्रगति को दर्शाती हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्या हरित क्रांति में किया गया? वैसे हम सुनते तो आए हैं और पढ़ते आए हैं कि भारत में हरित क्रांति आई और उसके बाद देश का अन्न के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, कृषि के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ। क्या विशेष हरित क्रांति में किया गया डॉक्टर साहब? हाँ, जैसा कि आपको हमने बताया कि उन्नत किस्म के बीज किसानों को सप्लाई किए गए। ये क्या हमने देश में ही विकसित किए? ये देश में ही विकसित किए, हमारे वैज्ञानिकों ने ही विकसित किए। आपको ध्यान होगा पन्नगर विश्वविद्यालय में उस समय तराई डेवलपमेंट कॉरपोरेशन था, वहाँ सीड्स का व्यापार भी किया जाता था, सीड्स किसानों को बेचा जाता था। सभी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिसर्च इंस्टीट्यूशंस तथा कृषि विश्वविद्यालयों में किसान मेलों का आयोजन हुआ। किसानों को नई नई तकनीकी बताई गई। किसान और भारत के किसानों ने बहुत ही मेहनत करी। कृषि वैज्ञानिकों से जो सीखा या कृषि वैज्ञानिकों ने भी उनसे सीखा और शोध किया, इन सब के फलस्वरूप कृषि उत्पादन में महत्वपूर्ण प्रगति हुई।
बिल्कुल, बहुत सुंदर। और वास्तव में अब हम देखते हैं कि भारतवर्ष अपने आप में, जैसे आपने प्रारंभ में भी कहा, सेल्फ डिपेंडेंट है। लेकिन कई बार ये सुनने में आता है डॉक्टर साहब कि आज भी हमारे देश में अधिकांश जो जनता है वो भूखे पेट सोती है। एक तरफ तो हम दावा करते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा कृषि के क्षेत्र में उत्पादन किया है, सेल्फ डिपेंडेंट है, भारत से बाहर भी हम अन्न भेज रहे हैं, और एक तरफ हम ये बात भी सुनते हैं, तो एक दोनों ही बात जैसे एक दूसरे के विपरीत लगते हैं। देखिए कि अन्न से हमारे गोदाम भरे हुए हैं। आप कई बार ये भी खबर सुनते होंगे कि गोदामों में अन्न डैमेज हो गया है। सो ये उत्पादन की समस्या नहीं है, उत्पादन तो पूरा है, ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से आम पब्लिक को ये डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, इस पे हमें और ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब उत्पादन के क्षेत्र से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, लेकिन वितरण में जहाँ तक बात आ रही है, फिलहाल कोई कमी नहीं है, लेकिन फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को देखते हुए हमें उत्पादन को भी और बढ़ाना पड़ेगा, बढ़ाना होगा हमें। वास्तव में डॉक्टर साहब, आप अभी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में आए हैं। ये एक आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है, एक सर कॉन्फ्रेंस जिसमें आप पार्टिसिपेट करने के लिए आए हुए हैं, खास करके जो रिसर्चर्स हैं उनके लिए आयोजित किया गया है। आपको क्या लगता है कि अलग अलग जो क्षेत्र हैं, कृषि का भी जो क्षेत्र है, उसमें आध्यात्मिकता का कितना योगदान हो सकता है? एक रिसर्चर के लिए, एक शोधकर्ता के लिए आध्यात्मिकता वो चीज है जिससे कि समाज का विकास हो सके। जी। तो कृषि वैज्ञानिक इस रूप में मैं उन्हें कहूँगा भाग्यशाली हैं, क्योंकि उनके शोध कार्यों का या शोध प्रोजेक्ट का जो उद्देश्य, एम व ऑब्जेक्टिव रहते हैं, वो यही रहते हैं कि हम किसानों के लिए नवीनतम तकनीकी उपलब्ध करा सकें, जिससे उनके द्वारा उपजाई गई फसलें अच्छी हों और समय पर उनको हर चीज उपलब्ध हो जाए, तथा साथ में जो फूड सिक्योरिटी जो समाज की है, टू प्रोवाइड फूड फॉर द पोरेस्ट अमंग द पुअर, उसके लिए भी हम लोगों का कार्य रहता है। तो कृषि वैज्ञानिक इस रूप से आध्यात्मिक रूप से शोध कार्यों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। एक प्रकार से आपने यहाँ भी देखा होगा डॉक्टर साहब, आपकी चर्चा हुई होगी हमारे यहाँ के जो वरिष्ठ भाई बहने हैं उनसे, एक विशेष प्रकार से यौगिक खेती का कार्य यहाँ पे किया जा रहा है, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि मन में श्रेष्ठ विचार हों, श्रेष्ठ संकल्प हों, और उस प्रकार से यदि हम अपने क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में भी इसको यूज़ करें जैसे कि यहाँ किया जा रहा है, तो निश्चित रूप से इससे भी बहुत ज़्यादा फायदा हो सकता है। देखिए, कोई भी कार्य हम उत्तम मन या शुद्ध विचारधारा के साथ करेंगे तो उसमें सफलता भी मिलेगी, उसका उपयोग भी अच्छा होगा। मेरे विचार से कृषि उससे अलग नहीं रहेगी जी। कृषि में भी उसका प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन इसके लिए एक वैज्ञानिक के रूप में मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें और शोध कार्य की आवश्यकता है, और इसको पूर्ण रूप से अध्ययन करने के पश्चात ही इसको किसानों के लिए मैं सिफारिश करने की कोशिश कर सकता। बिल्कुल, क्योंकि डॉक्टर साहब, आप इस बात को तो मानते ही होंगे कि प्राचीन काल में, जैसे आज हम रासायनिक खादों को यूज़ कर रहे हैं, प्राचीन काल में इस प्रकार की कोई व्यवस्था थी ही नहीं, लेकिन तब भी अन्न से हम बहुत संपन्न हुआ करते थे। तो संभव है कि उस समय मन इतने ज़्यादा शक्तिशाली थे, लोगों के मन में इतने श्रेष्ठ विचार थे कि प्रकृति भी इस प्रकार से अन्न का उत्पादन किया करती थी। और आज भी यदि हम अपने मन को उसी प्रकार शुद्ध कर लें, या जिस प्रकार से यहाँ राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास हो रहा है, तो उससे भी निश्चित रूप से, जैसे कई कृषि विश्वविद्यालय इसे अप्लाई कर रहे हैं अपने यहाँ, और रिजल्ट बहुत ही सुंदर हैं। उनकी तरफ से जो भी हमें परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग विशेष करके यौगिक खेती अपनाई हैं उनको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो वास्तव में ये भी कहीं ना कहीं हमें एक श्रेष्ठ दिशा दे रही है, या फिर एक नए विचार की ओर, नए विचार क्रांति की ओर ले जा रही है। क्या कहेंगे आप? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि कोई भी कार्य शुद्ध मन, सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ किया जाएगा तो उसके अच्छे परिणाम होंगे। ऐसा घरों में भी कहा जाता है, खाना अगर अच्छे
माहौल में में बने। अच्छे विचार के साथ बनाया जाए जी। तो उसका स्वाद बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल। जैसा कि आपने यहाँ SIR कॉन्फ्रेंस के लिए कहा, आज प्रातः ही मैंने राजयोग का मेडिटेशन सेशन अटेंड किया था। जी। उसको उस सेशन के बाद मुझे जो अनुभूति हुई वो एक अलौकिक थी और मैं सोचता हूँ उसका प्रभाव मानव जीवन पे और वातावरण पर अवश्य पड़ता है। बिल्कुल। जैसे डॉक्टर साहब, आपको इस बात से तो वैसे मैं क्या अवगत कराऊँ, आप स्वयं ही जानते हैं कि जितना ज़्यादा हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल करते हैं तो ठीक है, उत्पादन में तो हम बहुत बढ़ोतरी कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य पे भी उसका प्रभाव पड़ता ही है। तो क्या एक ऐसे विधि की ओर हम लोगों को, रिसर्चर्स को जो विशेष करके इस फील्ड से जुड़े हुए हैं, नहीं बढ़ना चाहिए जो कम से कम हानि भी हो और ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन भी हो? इसके लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में कुछ शोध कार्य किया जा रहा है जी। और हम बायोपेस्टिसाइड्स की तरफ कोशिश कर रहे हैं। इस फील्ड में रिसर्च चल रहा चल है। रहा बिल्कुल। हम चाहेंगे कि निश्चित रूप से हमारा देश तो जैसे आगे बढ़ ही रहा है अन्न के क्षेत्र में, आपके निर्देशन में, आपके नेतृत्व में और भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मैं इसमें एक चीज और कहूंगा, इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का जी। निर्देशन हमारे महानिदेशक डॉक्टर S अय्यप्पन के हाथों में है, जो मैं कहूंगा वो एक यौगिक पुरुष हैं जी। और बहुत ही सिंसियरिटी के साथ वो भारतीय कृषि को उन्नत बनाने में प्रयत्नशील है। बिल्कुल। और अब आप यहाँ आए हैं, आपने एक नई विधि को देखा है डॉक्टर साहब, तो हम चाहेंगे कि इस नई विधि से भी जरूर उन्हें अवगत कराएं कि इस प्रकार से भी एक कार्य चल रहा है और उसके रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो चूंकि आप एक ऐसे महत्वपूर्ण पद पर हैं, एक महत्वपूर्ण स्थान पे हैं, जहाँ से यदि इस प्रकार का निर्देश पूरे भारतवर्ष में या हमारे कृषकों को मिले जिससे कि बहुत सुंदर लाभ प्राप्त हो रहा है, तो निश्चित रूप से सभी बहुत ज़्यादा लाभान्वित भी होंगे और हमारा देश भी एक नए मुकाम तक पहुंचेगा। विशेष करके डॉक्टर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा, यहाँ आकर माउंट आबू में इस पवित्र परिसर में आकर ब्रह्मा कुमारी इसके आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं ये अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे ऐसा अवसर मिला। मैं यही कहूँगा, ये भगवान ने मुझे मौका दिया जो मैं यहाँ आया। यहाँ के लोगों का मधुर व्यवहार, एक दूसरे के लिए ख्याल और समाज सेवा और जो आध्यात्मिक अनुभव मुझे हुआ वो मैं कह सकता हूँ, जैसे पहले भी कहा, एक अलौकिक अद्भुत अनुभवों के साथ मैं यहाँ से वापस जाऊंगा और ये मेरा सौभाग्य है। बिल्कुल। तो बार बार आप इस अलौकिक अनुभव के लिए यहाँ आते रहना चाहेंगे, क्योंकि एक विशेष रूप से ये लगता है कि आज के समाज को यदि देखा जाए डॉक्टर साहब, यदि आपके क्षेत्र की बात हो या सभी क्षेत्रों की बात हो, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे आज हम समाज में देखते हैं नैतिकता का बहुत ज़्यादा पतन होता चला जा रहा है? चाहे हम रेप केसेस देख रहे हैं, भ्रष्टाचार देख रहे हैं, किसी भी क्षेत्र में देख लें, आपको क्या लगता है कि समाज में नैतिकता की जो आवश्यकता है और ब्रह्मा कुमारी जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय के द्वारा जो ज्ञान दिया जा रहा है उसकी कितनी आवश्यकता है आज समाज के हर एक? बहुत ही आवश्यकता है। और दिसंबर के महीने में जो दिल्ली में एक रेप हुआ था उसने पूरे देश को हिला दिया था। बिल्कुल। अभी भी कुछ हुआ था, रिसेंटली मुंबई में भी एक रेप हुआ था। उस घटना में जब वो लड़की जिस दिन सिंगापुर जा रही थी उस दिन मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी जी। यदि आप कहें तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उन पंक्तियों का शीर्षक है माँ तुमने कहा था। माँ तुमने कहा था, 5 साल पहले कहा था कि मैं बड़ी हो गई हूँ तथा वोट डाल सकती हूँ, किंतु माँ तुमने शिक्षा देना अभी भी ना छोड़ा। आज भी जब मैं जा रही थी तुमने कहा था पार्टी में जा रही हो, घर जल्दी आ जाना। माँ मैंने कहना माना, मैं 8 बजे पार्टी से चल दी थी। माँ तुमने कहा था किसी प्राइवेट कार में मत ट्रेवल करना। माँ मैंने कहना माना, मैं बस में बैठी।
माँ तुमने कहा था कि अकेले मत चलना। माँ मैं मित्र के साथ थी, लेकिन बस में दरिंदे थे। माँ मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं नहीं बता सकती, मुझे फेंक दिया गया। माँ मैं मरना नहीं चाहती, माँ मैं मरना नहीं चाहती, माँ मुझे बचा लो, भारत माँ मुझे बचा लो। बहुत ही हृदय स्पर्शी आपकी पंक्तियां हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे इन पंक्तियों ने मेरे हृदय को छुआ है, सचमुच देश के हर एक व्यक्ति के, जो भी हमारे दर्शक आज देख रहे हैं, उनके हृदय को इसने छुआ होगा। और हम सचमुच ये कहना चाहेंगे कि जहाँ कहीं भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, वो सुरक्षित रहें और इसकी जिम्मेवारी हर एक व्यक्ति उठाए। केवल ये पुलिस की जिम्मेवारी नहीं बनती है, केवल सरकार की जिम्मेवारी नहीं बनती है, लेकिन हमारे देश के जो हमारे पुरुष हैं, वीर भाई हैं, वो यदि हर एक जिम्मेवारी उठाएं तो ऐसी घटनाएं शायद दोहराई नहीं जाएंगे। आप भी इस विषय में और क्या विचार हैं कि कैसे हम समाज को उत्थान की ओर ले चलें? कृषि में जैसे हमने उत्थान दिया है, हम हमेशा एक बात कहते हैं कि हमने हरित क्रांति की और देश को कृषि के क्षेत्र में एक सेल्फ डिपेंडेंट किया, हमने श्वेत क्रांति की और अब वास्तव में एक आध्यात्मिक क्रांति की, एक मूल्यों की क्रांति की आवश्यकता है। ये शिद्दत से ब्रह्मा कुमारीज विद्यालय महसूस करता है, क्योंकि जब तक आध्यात्मिक क्रांति नहीं होगी, मूल्यों की क्रांति नहीं होगी, लोगों के अंदर ये जागृति नहीं आएगी, इंसानियत नहीं जागेगी, तब तक शायद ऐसी घटनाओं को रोकना, क्या समझते हैं आप? मैं सोचता हूँ ये जो ब्रह्म कुमारीज बहनें, ब्रह्मा कुमार भाई लोग जो कार्य कर रहे हैं और जो समाज को बता रहे हैं, समाज को जो सिखा रहे हैं, उससे बहुत प्रभाव पड़ेगा। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा, ये खाली पुलिस ही नहीं कर सकती, समाज के प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। आज दिल्ली में क्या होता है, कोई एक्सीडेंट हो जाए, लोग देख के चले जाते हैं, कोई रुकता तक नहीं है। हमें समाज के अंदर संवेदनशीलता को बढ़ाना होगा। उसके लिए प्राथमिक शिक्षा से ही कुछ संस्कार जो हम भूल चुके हैं पुराने, उनको री इनकलकेट करना होगा, दोबारा से उनको अपने अंदर या हमारी कमिंग जनरेशन्स के बीच में लाना होगा, जिससे कि समाज सुरक्षित रह सके। समाज के दोनों अंग, स्त्री व पुरुष, दोनों ही सुरक्षित रह सकें, एक ऐसा सामंजस्य करना होगा। और ब्रह्म कुमारी आंदोलन में कहूँगा, ये जो चल रहा है, ये समाज के उत्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। बिल्कुल सर, कॉन्फ्रेंस में विशेष आप आए हैं, स्पिरिचुअलिटी एंड रिसर्चर्स, तो ये विशेष करके कॉन्फ्रेंस में जब आपने पार्टिसिपेट किया, वहाँ पे बहुत सारी रिसर्चर्स आए हुए हैं, सबसे आपका मिलना हुआ होगा, आपने अपने अनुभव भी शेयर किए। आपको क्या महसूस होता है कि रिसर्चर्स के लिए भी ये जो स्पिरिचुअलिटी है वो कितनी आवश्यक है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हैं, जैसे आप एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, तमाम रिसर्च के क्षेत्र हैं, कितनी आवश्यकता महसूस करते हैं? ये सभी रिसर्चर के लिए, रिसर्चर नहीं, किसी भी फील्ड के वर्कर के लिए, चाहे वो सिनेमा हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो लिटरेचर हो, चाहे वो आर्ट्स हो या विज्ञान हो, सभी में अगर आध्यात्मिक रूप से उन पे कार्य किया जाए तो समाज का उत्थान होगा, नए समाज के निर्माण में एक सहयोग मिलेगा। डॉक्टर साहब, जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी की बात कही, मूल्यों की बात कही, तो एक बात हमेशा से महसूस की जाती रही है कि बचपन से यदि विद्यार्थियों के अंदर, बच्चों के अंदर मूल्यों का सिंचन हो, वैसे हम जानते हैं कि बीज जहाँ डाला जाता है, यदि एक सुंदर वातावरण मिलता है तो बहुत जल्दी वो पनपता है। बचपन एक ऐसा समय होता है बच्चे का जबकि कुछ भी उसके अंदर डाला जाए तुरंत ही पनपता है और शायद वो वैसा ही रहता है जीवन भर। तो बचपन से या मूल्य शिक्षा की आवश्यकता क्या सिलेबस में भी नहीं है? आज हमारे जो भी हमारे सिलेबस बने हुए हैं उसमें क्या महसूस करते हैं आप? सिलेबस में कुछ तो दिया हुआ है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान हमारे शिक्षक और अभिभावक दोनों बच्चों को दे सकते हैं। बच्चों में कम से कम 3 चीजों के लिए 3 पैशंस उनमें डेवलप करने चाहिए। जी।
मित्रों सहपाठियों से प्रेम, शांति और ज्ञान के लिए खोज, निरंतर प्रयास उन्हें करना चाहिए। अगर ये 3 पैशन हम भारत के बच्चों को सिखा देंगे तो भारत का भविष्य बहुत उज्जवल हो जाएगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आप आईसीएआर के असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल हैं। बहुत सारी जो शोध कार्य हैं वहाँ चलते रहते हैं। आप तमाम शोधकर्ताओं को भी जो भारतवर्ष में हैं, जो इस क्षेत्र में शोध कर रहे हैं या कृषक हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो जिस तरीके की ड्यूटीज मेरी असाइंड हैं उसमें मैं मेरी तरफ से या मेरे विभाग की तरफ से जो कार्य होता है, एक महत्वपूर्ण कार्य है पुरस्कार देना। जी। हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद वर्ष में 5 करोड़ रुपए के पुरस्कारों का एडवर्टाइजमेंट देती है। सबसे महत्वपूर्ण एक पुरस्कार है जो कृषि में या जिनको पीस का नोबेल प्राइज मिला है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग अवार्ड। जो भी कोई एक ब्रेक थ्रू रिसर्च एग्रीकल्चर में कर देगा उसको ये पुरस्कार मिलेगा। इसके अलावा एक रफ़ी अहमद किदवई अवार्ड बहुत प्रेस्टिजियस है यंग साइंटिस्ट के लिए। हमारे यहाँ लाल बहादुर शास्त्री अवार्ड है जिसमें हम वैज्ञानिकों को न केवल कैश रिवार्ड देते हैं बल्कि उनको विदेश की किसी भी अच्छी इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए भी उनको बजट प्रदान करते हैं, उनको पैसा प्रदान करते हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए या महिला कृषि वैज्ञानिक या महिलाओं के लिए कार्य करने हेतु हमारे यहाँ एक पंजाबराव देशमुख अवार्ड है जिसमें हम महिलाओं को देते हैं पुरस्कार। किसानों के लिए हमारे पास 2 पुरस्कार हैं, डॉक्टर जगजीवन राम अवार्ड फॉर इनोवेशन इन फार्म प्रैक्टिसेस। इसमें एक राष्ट्रीय स्तर का पुरस्कार है तथा 8 जोनल लेवल के पुरस्कार हैं। मैं बताना चाहूँगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत को 8 जोन्स में बांट दिया है जिनकी मोर और लेस इकोलॉजिकल कंडीशन या जियोग्राफिकल कंडीशन सिमिलर है, मोर और लेस। तो वो प्रत्येक जोन से हम किसानों को चुन के वो लोग अप्लाई करते हैं और जो उत्तम होता है उनको पुरस्कार देते हैं। इसी तरीके से किसानों के लिए एक और पुरस्कार है NG रंगा अवार्ड, वो भी राष्ट्रीय स्तर का है। एक अवार्ड जो ट्राइबल आदिवासियों के लिए जो कार्य करते हैं उनके लिए फखरुद्दीन अली अहमद नाम का एक पुरस्कार है। एक्सटेंशन वर्कर्स के लिए भी पुरस्कार है, टीचर्स के लिए भी पुरस्कार है, जर्नलिज्म, आप जैसे लोग जो कृषि के लिए जर्नलिज्म करते हैं उनके लिए भी पुरस्कार है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। So, हम सबके लिए खुशी की बात है। इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस, टीचर्स, हिंदी में लिखने के लिए भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद प्रोत्साहित करती है और प्रत्येक वर्ष पुरस्कार देती है। ये मेरा सौभाग्य है कि वो पुरस्कार मेरे माध्यम से सेलेक्ट किए जाते हैं। मैं उसका एक माध्यम मात्र हूँ, वरना जिनको पुरस्कार मिलता है वो रियली उसको डिजर्व करते हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको बधाई भी देना चाहूँ। चलिए, बहुत सुंदर बात है। आप इतना ज़्यादा प्रोत्साहन सभी को देते हैं, चाहे वो कृषक हैं, चाहे रिसर्च करने वाले हैं। इसी से वास्तव में सभी को प्रोत्साहन मिलता है और वो आगे बढ़ पाते हैं। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं डॉक्टर साहब कि आईसीएआर बहुत आगे से आगे बढ़े। हमारा देश अन्न के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ा ही है और भी ज़्यादा, जैसे आपने कहा, उत्पादन हमारा बढ़े और हम शीर्ष में पहुँच जाए विश्व के, ताकि ये अन्नदाता रहा है देश और सारे विश्व को पुनः ये अन्नदान करता रहे। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं आपकी पूरी टीम को और आपको, और आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए, आपका बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।
मित्रों, आप थे डॉक्टर रविंद्र कुमार जी, जिन्होंने बहुत सुंदर चर्चा हमारे साथ की और इन्होंने बताया कि किस प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी वास्तव में आध्यात्म बहुत ही अहम भूमिका अदा कर सकता है। आध्यात्म वास्तव में नींव है हमारे जीवन की, हमारे हर क्षेत्र की। यदि आध्यात्मिक मूल्य जीवन में आएंगे तो हम हर क्षेत्र में विकास कर सकेंगे, उन्नति कर सकेंगे। वास्तव में हमारे देश के तिरंगे का जो 3 रंग है, 3 रंगों में एक हरा रंग है जो हरित क्रांति का प्रतीक है, श्वेत रंग श्वेत क्रांति का प्रतीक है, केसरिया रंग जो अवशेष है वो वास्तव में आध्यात्मिक क्रांति का प्रतीक है, मूल्यों का प्रतीक है, जिसकी आज हम सबको बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे ही हम अपने देश को एक नई बुलंदी प्रदान कर पाएंगे, इसे पुनः आध्यात्मिक गुरु बना पाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दीजिए इजाज़त। आज की एक मुलाकात में अगली बार पुनः एक नए मेहमान से आपके साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।